हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 11, चैप्टर 121। वैदिक की जेलेसी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरी जान को अपने हाथों से खिलाओ। चित्रांत को फिर से अपने सामने देखकर सिया उससे सवाल करती है, चित्र तुम यहाँ कैसे आए? मैंने मना किया था ना। सिया की बात सुनकर चित्रांत कहता है, सिस्टर मैं आपके लिए डिनर लेके आया हूँ और इस बार मैं आपके मिस्टर से पूछ के आया हूँ और उन्होंने ने ही मुझे अंदर आने की परमिशन भी दी थी। वैदिक जो उनके पास ही आ रहा था चित्रांत की बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और गुस्से से चित्रांत को देखने लगता है, क्योंकि उसने चित्रांत की बातें सुन ली थी जिसे सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो जैसे ही बोलने को होता था है कि उसने ऐसा कब किया, क्या ये खुद ही नहीं मुंह उठाकर बिना पूछे जांचे अंदर घुस गया है। तभी उसके कानों में चित्रांत की आवाज पड़ती है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं, मैं सच कह रहा। वैदिक चित्रांत की पूरी बात सुनकर अपने मन में कहता है, और कितना झूठ बोलना है इससे। चित्रांत की बात सुनकर सिया कहती है, नहीं चित्र, हमें किसी से भी नहीं पूछना है, हमें तुम पर भरोसा है, तुम सच ही कह रहे होंगे। और वैसे भी अभी तुम यहाँ पर खड़े हो तो जरूर उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया होगा। जिसे सुनकर चित्रांत मुस्कुराकर अपनी तिरछी नजरों से वैदिक को ही देखता है, जो उसे ही देख रहा था गुस्से से, जैसे कह रहा हो, अब आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब तो आपको पता चल गया ना कि वो हमारी है। वैदिक सिया की बात सुन और चित्रांत को ऐसे देखकर उसके गुस्से की सीमा पार होने को थी, लेकिन कुछ सोच के वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, मुझे गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से काम करना पड़ेगा, जैसे इस लड़के ने किया, मेरे ही सामने मेरी ही बीवी को बेवकूफ बना रहा है और वो भी मेरा ही नाम लेके। फिर सिया के फेस को देखता है जो चित्र के लाए डिनर को देख रही थी, उसे देखते हुए कहता है, जान इतना भरोसा बाहर वालों पर करना अच्छा नहीं है। कहते हुए वो भी अपने हाथों में लिए ट्रे को ले जाके काफी टेबल पर रख देता है और अपनी बुलंद आवाज में सिया को बुलाता है, जान जल्दी से आओ और डिनर करो। वैदिक की बात कर सिया कहती है, हमारा मन नहीं है करने का। उसकी बात सुनकर वैदिक जैसे ही कुछ कहता, उसके पहले ही चित्रांत बीच में बोल पड़ता है, सिस्टर ऐसे कैसे? आपका मन नहीं है डिनर करने का? आपका मन हो या ना हो, आपका डिनर करना ही पड़ेगा। इतना कह चित्रांत बिना सिया की बात सुने उसके दूसरे हाथ को पकड़कर सोफे के पास लाता है और वहां बैठने का इशारा करता है। सिया उसे फिर से मना करने वाली ही थी, जिसे समझकर चित्रांत फिर से बोल पड़ता है, मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसकी बात सुनकर सिया फिक्र से कहती है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? जिसके जवाब में चित्र भी अपना सर नामे हिला देता है। जिसके बाद सिया सोफे पर बैठकर उससे भी बैठने का इशारा करती है, जिसे देख चित्रांग भी बैठ जाता है। उसके बाद सिया उसे खाने के लिए कहती है तो चित्रांग अपना सरनामे हिला देता है और कहता है, जब तक आप नहीं खाएंगी हम भी नहीं। चित्रांग की बात सुनकर सिया कहती है, हमने कहा ना चित्र, हम खा लेंगे, पहले आप खाए। तो सिया को अभी भी राजी नहीं होता हुआ देखकर चित्रांग फिर से अपनी एक्टिंग करना चालू करता है, सिस्टर आपको मेरी जरा से भी फिक्र होगी तो आप डिनर मेरे साथ करेगी, अगर नहीं होगी तो आप हमारे साथ नहीं करेगी। इतना कह वो अपनी स्टील ब्लू आंखों में नमी ला देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल रोने वाला है। तभी सिया कहती है, लेकिन हम कैसे करें, हमारे हाथ में तो चोट लगी है ना। कहते हुए सिया अपने राइट हैंड को चित्रांग के सामने कर देती है। सिया के हाथ को देखकर चित्रांग अपनी जलती हुई नजरों को हल्के से टेढ़े करके वैदिक को देखता है, जो उन दोनों को ही अपने ब्लैंक फेस के साथ देख रहा था। वैदिक को देखने के बाद चित्रांग कुछ सोचकर डेविल स्माइल करता है। उसके बाद वो सिया के ओर देखकर कहता है, कोई बात नहीं है सिस्टर, आपका ब्रदर है ना, वो आपको खिला देगा। इतना कह चित्रांग बिना कुछ कहे सीधे खाने का एक निवाला उठाकर सिया के होठों के पास कर देता है, जिसे देखकर सिया भी इस बार बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती है। एक बाइट खाने के बाद चित्रांग जब उसे दूसरी बाइट खिलाने जाता है तो सिया उसके हाथ को उसके होठों के पास मोड़ देती है और उसे भी खाने का इशारा करती है, जिसे देखकर चित्रांग खुश हो जाता है और वो भी उस निवाले को खा लेता है। उसके बाद वो सिया को खिलाता है। ऐसे ही चित्रांग एक बार सिया को खिलाता और एक बार खुद भी खाता। दोनों अपने में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें उसके बगल में खड़ा वैदिक देख ही नहीं रहा था।
वैदिक एक नज़र खाने की ट्रे पर डालता है जिसे उसने मंगवाया था, उसके बाद अपने सामने उन दोनों को देखता है जिन्होंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। चित्रांग और को ऐसे देखकर वैदिक को बहुत ही जलन होने लगती है। वैदिक पहले खुश हो गया था जब सिया ने चित्रांग को मना किया था, लेकिन उसके बाद जब उसने चित्रांग के हाथों से सिया को बिना किसी आपत्ति के खाते हुए देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और जलन भी होने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी जलन और भी बढ़ गई जब सिया ने चित्रांग के ओर निवाला बढ़ाया और उसे चित्रांग ने खा भी लिया। वैदिक अपने मन में कहता है, आज तक मैंने अपनी जान को इस तरह से उसके होश में कभी नहीं खिलाया, और तुम कल के आए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरी जान को अपने हाथों से खिलाओ। मैंने तुम्हारे उस हाथ को जिस हाथ से तुम मेरी जान को खिला रहे हो उसे तोड़ नहीं दिया तो कहना। बहुत शौक है ना खाना खिलाना का, अब खुद कैसे खाओगे तुम, मैं भी देखता हूँ। इतना कह वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से अपने सामने देखता है। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो रूम में से बाहर जाने लगता है और बहुत ही तेज आवाज के साथ डोर ओपन करता है, और वैसे ही एक तेज आवाज धड़ाम के साथ डोर क्लोज करते हुए रूम में से बाहर निकल जाता है। सिया जो अब तक आराम से वैदिक की प्रेजेंस को भूल कर बैठी डिनर कर रही थी, डोर की तेज आवाज सुनकर उससे याद आता है कि वैदिक भी यही मौजूद था, और वो अपने बगल में देखती है जहां पर वैदिक पहले खड़ा था लेकिन अब नहीं था। उसके बाद वो एक नज़र कॉफी टेबल पर लगे खाने की ट्रे को देखती है जिसमें सारा खाना उसी तरह से पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सिया कुछ सोचने लगती है और उसके फेस पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर वो अपने आप से कहती है, ये क्या कर दिया हमने और चित्र ने, जबकि हमें पता है कि वैदिक जी को कोई भी इग्नोर करे उन्हें पसंद नहीं है, फिर ये तो उनकी ही जगह है, कहीं वो हमारे साथ साथ चित्र को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे क्योंकि उसकी ही वजह से उन्हें इग्नोर होना पड़ा है। फिर वो अपने फेस एक्सप्रेशन बदलकर अपनी हो रही टेंशन को तुरंत ही छुपा लेती है जिससे ये न पता चले चित्र को कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो चित्र को दिखाना नहीं चाहती थी। उसके उल्टा चित्र, जो शुरू से ही लास्ट तक अपनी तिरछी नजरों से वैदिक को ही देख रहा था और उसे गुस्से से जाते हुए देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ये तो बस शुरुआत हुई है मेरे प्यारे ब्रदर इन लॉ उर्फ जीजा जी। वैसे आपको एक और सरप्राइज मिलने वाला है, इसके अलावा भी आप उसके लिए तैयार तो है ना। उसके बाद सिया चित्रांग की ओर देखकर कहती है, चित्र मेरा पेट भर गया, मैं अब और नहीं खा पाऊंगी। उसकी बात सुनकर चित्र एक नज़र खाने की प्लेट पर डालता है जिसमें अब 2 या 3 का वही खाना बचा था, जिसे देखने के बाद वो कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर। इतना कह वो पानी का ग्लास उठाकर सिया को अपने हाथों से पानी पिलाता है। पानी पिला लेने के बाद वो सिया के मुंह को साफ करता है, फिर खुद का भी करता है। उसके बाद सिया को आराम करने का बोल के रूम में से निकल जाता है। क्या सरप्राइज देने वाला है चित्रांग फिर से वैदिक को, और जो सिया सोच रही है कि वैदिक चित्र को चोट पहुंचाएगा, क्या वैदिक सच में ऐसा करेगा। चैप्टर 122 चित्र तुम वहां क्या कर रहे हो। चित्रांग के जाते ही सिया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हमें चित्र को समझाना पड़ेगा और उन्हें वैदिक जी से जितना हो सके उतना दूरी बना के रहने के लिए कहना होगा। इतना कहकर सिया एक नज़र घड़ी की ओर डालती हैं तो इस वक्त रात के 10 बज चुके थे, जिसे देखकर वो कहती हैं, वैदिक जी बिना खाए गुस्से से गए हैं, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो कुछ देर में आ भी जाएंगे और आके उन्हें ठंडा खाना मिला तो वो और भी गुस्सा करेंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, वो जब तक नहीं आते हैं हम तब तक आज भी उनका वेट करते हैं, उनके आने के बाद हम खाना गर्म कर लाएंगे और वो अभी जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम बैठ के वेट करते हैं। दूसरी ओर वैदिक गुस्से से निकलकर सीधे स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो कुछ देर और रूम में रहा तो सिया और चित्रांग के साथ कुछ ना कुछ जरूर कर देगा जो वो नहीं चाहता था। इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधे रूम में से निकल जाता है और अपना सारा गुस्सा स्टडी रूम में रखे चीजों को तोड़फोड़ के निकालता है। सारी चीजों को तोड़ने के बाद वैदिक अपनी किंग साइज चेयर पर बैठे जाता है और अपनी आंखें बंद कर करके कुछ सोचने लगता है। वैदिक का रूम। सिया अभी वैदिक का वेट कर ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है तो उसे लगता है वैदिक आ गया है, इसलिए वो डोर की ओर अपनी नजरें करती है तो उसे वहां पर फिर से चित्रांग आता हुआ दिखाई देता है। सिया उसे देखकर अपने मन में कहती है, चित्र तो अभी यहीं से गया है, फिर कैसे आ गया। चित्रांग चल के अंदर आता है और उसके हाथ में एक शर्ट थी जिसे वो अपने साथ लाया था।
चित्रांग सिया के पास आके वो शर्ट सिया की ओर बढ़ाते हुए अपनी मासूम सी आवाज में कहता है, सिस्टर मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, क्या आप इसे अभी लगा देंगी क्योंकि मुझे कल ये पहनना था, कहकर अपनी नजरें झुका लेता है। उसकी बात सुनकर सिया हल्के मुस्कान के साथ उसे देखती है और उससे कहती है, तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो, कोई गलती की है क्या जो ऐसे खड़े हो, बस बटन ही लगाना है न तो। सिया की बात सुनकर चित्रांग अपना सर उठाकर कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की। इतना कह वो शर्ट और अपने दूसरे हाथ में लिए बटन को सिया के हाथों में दे देता है। सिया उससे लेके कहती है, चित्र तुम यहीं बैठो, मैं इसे अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो अपने एक हाथ से अपना पेट पकड़ती है, उसके बाद सोफे पर से धीरे से उठकर क्लोजेट रूम की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही चित्रांग के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। चित्रांग अपनी गहरी और पैदी नजरों से एक ही बार में पूरे रूम को स्कैन कर लेता है। उसके बाद अपने मन में कहता है, वैसे जीजे की चॉइस तो बहुत ही अच्छी, अपना रूम का डिजाइन किस आर्किटेक्ट से बनवाया है, मैं भी उसे ही बुलाकर बनवाऊंगा। फिर खुद से कहता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, जो करने आया हूँ वो करता हूँ, नहीं तो सिस्टर आ जाएगी, फिर मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद चित्रांग पूरे रूम को अच्छे से देखता है, फिर उसकी नज़र बालकनी की ओर जाती है और वो उस तरफ आके देखता है। वहां लगे एक एक चीजों को बारीकी से देखता है। देखने के बाद खुद से कहता है, तो मेरी सिस्टर बस नाम के लिए इस कमरे में रहती है, लेकिन असल में उसे इस घटिया सी बालकनी में रहना और सोना पड़ता है, और वो जल्लाद जीजा खुद अंदर उस बेड पर आराम से सोता है। आज मैं इन्हें बताता हूँ। इतना कह वो रूम में बेड के पास आके खड़ा हो जाता है और फिर अपने पॉकेट में से एक छोटी सी शीशी निकालता है। उस शीशी को ध्यान से देखने पर उसमें कुछ पाउडर जैसा था, जिसे देखकर वैदिक स्माइल करते हुए उसे ओपन करता है और बहुत ही अच्छे से पूरे बेड सीट पर गिरा देता है। फिर जल्दी से उस शीशी को बंद करने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है सिया की, जो कह रही थी, चित्रा तुम वहां क्या कर रहे हो। सिया की आवाज सुनकर चित्रांग सक पका जाता है और मन में कहता है, कहीं सिस्टर को पता तो नहीं न चल गया कि मैं क्या कर रहा था। कहते हुए वो उस शीशी को अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाते हुए पीछे पलटता है और सिया को देखता है, जो कंफ्यूजन वाला फेस लिए उसे ही देख रही थी। चैप्टर 123 ठिकाने लगाना होगा, पकड़ लिया तो। सिया के चेहरे को देख चित्रांग को समझने में देर नहीं लगती है कि सिया ने उसे ऐसा करते हुआ नहीं देखा है, तो वो अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहता है, सिस्टर मैं बस आपके रूम के इंटीरियर डिजाइन को देख रहा था, बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर सिया मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें अच्छा लगा ये। सिया का सवाल सुनकर और उसे मुंह बनाते हुए देखकर चित्र कहता है, क्यों आपको ये अच्छा नहीं लगता है। जिसके जवाब में सिया उससे रूम के एक और वॉल पर इशारा करते हुए कहती है, वो देख रहे हो जहां पर वो ग्रे कलर किया हुआ है, ना उस वॉल पर ब्लैक कलर किया गया होता तो और भी अच्छा लगता, और ये जो कर्टन है ना इन्हें भी चेंज करके दूसरा लगाना चाहिए, और ये जो सोफा और कॉफी टेबल यहाँ पर लगाया गया है इसे यहाँ से हटाकर एक और इशारा करते हुए कहती है वहां पर शिफ्ट कर देना चाहिए, तब ये और भी खूबसूरत लगेगा। सिया की बात सुनकर चित्रांग वैसे ही रूम को इमेजिन करता है तो उसे भी अच्छा लगता है और वो कहता है, सिस्टर आप सही कह रही हो। फिर अपने मन में कहता है, जल्लाद जीजा का रूम इसी तरह रहेगा, लेकिन मैं अपना रूम सिस्टर ने जैसा अभी बताया वैसा ही बनवाऊंगा। फिर वो अपने हाथ में पकड़े शीशी को सिया से छुपाते हुए कहता है, मुझे सिस्टर को अपनी बातों में उलझाकर इस शीशी को ठिकाने लगाना होगा। फिर चित्रांग सिया से पूछता है, वैसे सिस्टर जब आपको पता है कि ये सब कुछ चेंज करके रूम को और भी यूनिक बनाया जा सकता है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसकी बात सुनकर सिया के फेस पर उदासी छा जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्योंकि हमारे पास वो हक है ही नहीं कि हम किसी चीज को छुए, तो फिर हम अपने मर्जी से कोई सामान इधर का उधर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर वो अपनी उदासी चित्रांग से छुपाते हुए कहती है, क्योंकि ये रूम इन्हें ऐसे ही पसंद है और इन्होंने खुद ही इस रूम की डिजाइन बनाई थी और उसी हिसाब से सब कुछ है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करते हैं। इतना कहकर वो चित्रांग को देखते हुए कहती है, चित्र अब तुम जाओ और आराम करो, इतने देर तक नहीं जागना चाहिए। फिर अपने हाथ में पकड़े हुए उसके शर्ट को उसे देते हुए कहती है, और ये लो, इसे हमने सही कर दिया। सिया की बात सुनकर चित्रांग अपने मन में कहता है, अगर मैंने हाथ बढ़ाकर शर्ट नहीं पकड़ा तो सिस्टर को मुझ पर शक हो जाएगा, और अगर पकड़ लिया तो ये देखकर मुझसे सवाल करेगी, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा।
चित्रांग को चुपचाप से खड़ा देखकर सिया उस आवाज देते हुए कहती है, चित्र क्या हुआ, आपने हमारी बात नहीं सुनी क्या? जो तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो, इसे लो और जाके अपने रूम में रेस्ट करो, बहुत रात हो गई है। फिर उसके दोनों हाथों को देखकर पूछती है, और तुमने अपने दोनों हाथ पीछे क्यों कर रखा है? सिया की बात सुनकर चित्रांग के हाथ से वो सीसी हड़बड़ाहट में छूट जाती है, जिसका एहसास होते ही वो तुरंत ही फर्श पर देखता है और फिर अपने एक पैर को हल्का से उठाकर उस सीसी के ऊपर रख देता है। फर्श पर सॉफ्ट मैट बिछे होने के कारण उस सीसी की गिरने की आवाज नहीं आती है और इसी का फायदा उठाकर चित्रांग अपने पैर उस सीसी पर रख देता है। फिर सिया को अपने मासूम से फेस के साथ देखते हुए कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ सिस्टर, और अपने दोनों हाथों को सिया के सामने करते हुए कहता है, वो मैंने ऐसे ही अपने हाथ पीछे किया था। कहते हुए वो अपनी तिरछी नजरों से अपने चारों ओर देखता है। जब उसे उस सीसी को हटाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो अपने पैर से ही सीसी को धीरे धीरे बेड के नीचे सरका देता है। उसके बाद वो हंसते हुए सिया से अपनी शर्ट को लेते हुए कहता है, लाइए इसे मुझे दीजिए, मैं भी जा रहा हूं और आप भी अब आराम कीजिए। इतना कह वो झुककर सिया के माथे पर प्यार से एक लाइट किस करके कहता है, गुड नाइट सिस्टर। उसके ऐसे करने से सिया के होठों पर बहुत ही मुस्कान खिल जाती है और वो भी उससे गुड नाइट विश करती है। जिसके बाद चित्रांग वहां से चला जाता है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि वो सीसी बेड के नीचे किनारे पर ही रुक गई है, बेड के नीचे नहीं जा पाई थी। चित्रांग के जाने के बाद सिया सोफे पर जाके बैठ जाती है और वैदिक के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर स्टडी रूम का माहौल बहुत ही भयानक नजर आ रहा था, क्योंकि स्टडी रूम में इस समय वैदिक के सामने वीर और पार्थ किसी मुजरिम की तरह खड़े थे और वैदिक उन्हें अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। चैप्टर 124 इंफॉर्मेशन सजा। वैदिक वीर को घूरते हुए कहता है, इतना टाइम हो गया और तुम्हें अभी तक उस लड़के के बारे में नहीं पता चला। वैदिक की बात सुनकर वीर कहता है, मैंने बहुत कोशिश की उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हाँ, लेकिन तेजस ने मुझे एक बात बताई है उसके बारे में। उस लड़के ने जो कहा था कि उसकी शॉप है और वो जल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी कोई शॉप है ही नहीं, तो फिर वो जलेगी कैसे? उसने सिया के साथ साथ घर वालों को भी बेवकूफ बनाया यहाँ रह के सिया के करीब जाने का। और तेजस ने उसकी जितनी इंफॉर्मेशन निकाली है उस हिसाब से तो यही लगता है। वीर की बात सुनकर वैदिक अपने हाथ की मुट्ठी को कस लेता है और कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें लगता है 1 घंटे के अंदर जो इंसान पूरा हॉस्पिटल खाली करा सकता है वो कोई आम इंसान है जो मामूली सी शॉप खोल के काम करेगा? वैदिक की बात सुनकर वीर कहता है, बात तो सही है, मैं तेजस से कहता हूं और भी अच्छे से पता करे उसके बारे में। वीर की बात सुनकर वैदिक कहता है, जब तक तुम्हें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक मेरे पास मत आना। वैदिक की बात सुनकर वीर कहता है, ठीक है। फिर वीर मन में कहता है, कौन आना ही चाहता है? तुम जैसे जलाद के पास रात को सब लोग खाना खाकर आराम करते हैं और एक तुम हो जो खुद तो काम करोगे ही और साथ में हमसे भी करवाओगे। वैदिक पार्थ को देखता है जो अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। उसे इस तरह से देखकर वैदिक कहता है, मैं जब किसी से सवाल करूं तो मुझे जवाब चाहिए होता है, ना कि मुझे सर झुकाकर खड़े होने वाले लोग। वैदिक की बात सुनकर पार्थ अपने सर को ऊपर करते हुए कहता है, बॉस हमारे लोगों ने बहुत छानबीन की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये ब्लास्ट किसने करवाया है, और जिसने भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ। पार्थ की बात सुनकर वैदिक अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, फिर से जाके उन्हें खोजने के लिए कहो, क्योंकि ये जिसने भी किया है वो एक ही इंसान है और कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा, एक एक चीज बारीकी से चेक करो। कहते हुए वो स्टडी रूम में से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वीर पार्थ को देखता है जो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे देखते हुए वीर कहता है, तुम्हें पता है जब उस लड़के की इंफॉर्मेशन तेजस नहीं निकाल पा रहा है तो फिर किसी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वीर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि तेजस नंबर 1 जासूस था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय वीर पार्थ, वैदिक और ओजस के अलावा। सबको यही लगता था कि वो वीर का असिस्टेंट है, जो सही भी था, लेकिन वो किसी की भी इंफॉर्मेशन चुटकियों में निकाल देता था और अगर किसी का डेटा हैक करना हो तो वो उसके लिए एक मामूली सा काम था जिसे वो पल भर में निपटा देता है।
वीर की बात सुनकर पार्थ कहता है अगर तेजस उसकी डिटेल नहीं निकाल पा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह है, या तो हो सकता है इस लड़के ने अपने सोर्सेज से अपनी सारी इंफॉर्मेशन छुपा रखी हो, क्योंकि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये भी हम जैसा ही, बस ये वो दिखा नहीं रहा है। कहते हुए पार्थ भी स्टडी रूम में से निकल जाता है। से जाते हुए देखकर वीर कहता है अरे ये तो बताते जाओ हम जैसा, से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो तुम्हारी तरह है या फिर मेरी तरह है। लेकिन पार्थ वीर की बात सुने बिना ही वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद वीर बहुत ही सीरियस हो जाता है और अपना फोन निकालकर तेजस का नंबर डायल करता है। 2 ही रिंग जाने के बाद तेजस कॉल उठाकर कहता है हेलो सर। उसकी आवाज सुनकर वीर कहता है तुम्हें उस लड़के बारे में कुछ पता चला, जिसके जवाब में दूसरी ओर से तेजस कहता है नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्द ही मुझे पता चल जाएगा। तेजस की बात सुनकर वीर कहता है पहले तुम एक काम करो, उसके साथ जो उसके 2 चमचे नहीं रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकलो, अगर उनके बारे में पता चल जाएगा तो हम आसानी से उस लड़के की भी जानकारी निकाल लेंगे। वीर की बात सुनकर तेजस कहता है ठीक है सर। उसकी बात सुनकर वीर कॉल कट कर देता है और वो भी स्टडी रूम में निकल जाता है। दूसरी ओर वैदिक का कमरा। सिया वैदिक का सोफे पर बैठकर वेट कर रही थी, लेकिन थकान की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ जाती है और वो वैसे ही बैठे हुए ही अपनी आंखें बंद कर से जाती है। वैदिक जब रूम में आता है तो उसे सिया सोफे पर सोई हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। वैदिक सिया को देखने के बाद सामने काफी टेबल पर रखे खाने को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि सिया उसका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नींद आ गई है। वैदिक सिया के फेस को देखते हुए कहता है जान, तुम तो मेरे खाने से पहले कभी खाती ही नहीं थी। सिया हमेशा वैदिक का वेट करती थी खाने के लिए, चाहे कितनी भी रात क्यों नहीं हो जाया करती थी। जब वैदिक खा लेता था तब ही वो खाया करती थी। अगर वैदिक किसी दिन पार्टी में या किसी मीटिंग के चलते बाहर से ही खा कर आता था और घर पर फिर आके नहीं खाता था तो उस दिन सिया भी बिना खाए ही सो जाया करती थी। और ये बात वैदिक को तब पता चली थी जब एक दिन वैदिक दोपहर को ही आ गया था और वो जैसे ही अंदर आता है तो उसके कानों में सुमन जी की आवाज पड़ती है जो सिया को खाना खाने के लिए डांट रही थी। उनकी बात सुनकर वो अपनी जगह ही रुक जाता है और सुनने लगता है। फ्लैशबैक। सुमन जी, सिया हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि वैदिक बाहर से जब भी डिनर करके आए तो तुम खा लिया करो बेटा, अगर ऐसे ही तुम उसके खाने के बाद खाना खाओगी तो तुम्हें अक्सर भूखा ही रहना पड़ेगा और ये तुम्हारे सेहत और बच्चों के लिए सही नहीं है, तुम अपने साथ साथ उन्हें भी भूखा रखोगी। सुमन जी की बात सुनकर भी सिया कोई जवाब नहीं देती है और बस अपना सर उनकी गोद में रखे हुए बैठे ही रहती है और कुछ देर बाद वो वहां से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर सुमन जी कहती है इस लड़की का मैं क्या करूं भगवान, ये मेरी बात क्यों नहीं समझती है। वैदिक नहीं खाएगा तो ये भी नहीं खाएंगी, ये कौन सी बात हुई, इससे ये क्यों नहीं दिखाता है कि वैदिक इसे कितना परेशान करता है, फिर भी उसका इंतजार करती है बेवकूफ कहीं की। कहते हुए वो भी अपने रूम की ओर चली जाती है और वो भी वैदिक को नहीं देख पाती है। फ्लैशबैक एंड उस दिन को याद करते हुए वैदिक कहता है जान, तुमने आज ऐसा क्यों किया, तुमने ये सब मुझे इग्नोर करने के लिए किया ना, और मुझे जलाने के लिए ही ना उसके हाथों से खाना खाया था ना। तो देखो मुझे सच में गुस्सा आया और जलन भी हुई, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा कोई और छू भी दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और उसने तो मेरे सामने ही तुम्हें खाना खिलाया, तो सोचो मुझे कितना गुस्सा आया होगा। फिर वैदिक सिया के गालों को टच करते हुए और फेस को गौर से देखते हुए बहुत ही जुनून और पागलपन के साथ कहता है मैंने मना किया था ना कि कोई गलती मत करना, भी तुमने गलती की तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए और उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। चैप्टर 125 वो इस लायक भी नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वैदिक सिया के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है जान, कोई तो कशिश है तुम्हारे इस चेहरे में जो हर कोई तुम्हारे पास खींचा चला आता है, लेकिन तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए ना उसके पास। अब तुमसे गलती हुई है तो सजा तो बनती है, तो तुम्हारी सजा ये है। इतना कहकर वो सिया के होठों के करीब अपने होठों को करता है और कुछ ही पलों में सिया के होठों को अपने हाथों के कब्जे में लेकर उन्हें बहुत रुडवे चूमने लगता है। वैदिक सिया के होठों को किस कम चबा ज्यादा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो सिया को किस नहीं कर रहा है, बल्कि उसने कहा था वो वैसा ही कर रहा था और उसे सजा दे रहा है।
कुछ देर बाद जब सिया कसमसाने लगती हैं तो भी वैदिक उसे नहीं छोड़ता है और वैसे ही उसे और भी डीप किस करने लगता है। सिया बस कसमसा के रह जाती है। 5 मिनट ऐसे ही किस करने के बाद वैदिक अपने दांतों से सिया के निचले होठों पर बाइट करता है, जिससे सिया अपना मुंह नींद में ही आह भरते हुए हल्का से खोल देती है और इसी का फायदा उठाकर वैदिक सिया के मुंह में अपनी जीभ इंटकर उसके मुंह के हर कोने का स्वाद लेते हुए उससे फ्रेंच किस करने लगता है और वो ऐसे ही सिया को तब तक किस करता है जब तक उसका मन नहीं भरता है। कुछ देर बाद वैदिक सिया के होठों को सजा देके उन्हें आजाद कर देता है। वैदिक सिया से जब दूर होकर उसके होठों को देखता है जो लाल और सूज गए थे, उन्हें देखते हुए वैदिक कहता है, जान, सच में तुम बहुत नाजुक हो। एक किस में तुम्हारा ये हाल हो जाता है तो सोचो उस दिन क्या होगा जब मैं तुम्हें फिर से अपना बनाऊंगा। कहते हुए वो झुककर सिया को एक बार फिर से डीप और पैशनेट किस करता है, लेकिन इस बार वो बहुत ही प्यार से किस करता है और कुछ पलों बाद दूर हो जाता है। वैदिक सिया को ध्यान से स्कैन करता है, उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड के पास लाके उसे बेड पर आराम से सुला देता है। फिर उसके बाद सिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर झुककर सिया के माथे को चूम लेता है और उसके बाद वो अपना बेड साइड टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप और फाइल उठा लेता है और उन्हें लेके सोफे पर आके फिर से बैठकर अपना काम करने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग अपने रूम में चले गए थे और सर्वेंट भी सर्वेंट्स क्वार्टर की ओर चले गए थे। तभी कुछ लोगों की परछाई हाल में नजर आती है और वो परछाई चारों ओर देखती है। जब उन पिए परछाइयों को हाल में कोई भी नजर नहीं आता है तो एक एक कर बहुत ही आराम से खुराना मैंशन में से निकल जाते हैं। खुराना मैंशन के बाहर कई लग्जरियस कारें खड़ी थी जिसमें वो सभी बैठ जाते हैं और वो कारें बहुत ही तेजी से वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर कारों का काफिला एक बहुत ही बड़े और सुंदर से विला के सामने आके रुकता है। वो विला देखने में इतना खूबसूरत था कि अगर एक बार कोई उसे देख ले तो उस पे से अपनी नजर हटाना भूल जाएगा और उसकी खूबसूरती में ही खो जाएगा। कारों के रुकते ही एक आदमी आगे बढ़ के जल्दी से बीच वाली कार का गेट खोलता है तो उसमें से एक बहुत ही एलिगेंट शख्स बाहर निकलता है। उसके निकलते ही कार का गेट खोलने वाला शख्स अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो शख्स विला के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगता है। ठीक उसी वक्त दो शख्स आगे वाली कार में से निकल करके उस शख्स के पीछे आ जाते हैं और वो भी उसके साथ उसके पीछे पीछे अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। वो शख्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वहां मौजूद सभी लोग अपना सर झुकाकर उसे ग्रिड कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी अपना सर ऊपर करने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ देर चलने के बाद वो लोग उस विला के अंदर पहुंच जाते हैं। वो विला जितना खूबसूरत बाहर से था उससे भी ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। विला के अंदर मौजूद हर एक चीज बहुत ही कीमती था, जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों में थी। वो शख्स आके हाल में किंग साइज सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी स्टील ब्लू आंखों से वहां मौजूद सभी लोगों को घूरने लगता है। उस शख्स की नजरों की तपिश ऐसी थी कि वहां मौजूद कोई भी शख्स जरा से हिलने की और उस शख्स की ओर देखने की जरा से भी हिम्मत और कोशिश नहीं कर सकता था। सभी अपना सर झुकाए किसी पुतले की तरह अपने जगह पर खड़े थे। और तभी उस शख्स के साथ आए दो लोगों में से एक शख्स वहां मौजूद लोगों से कहता है, कहा है वो उसे जल्दी से बॉस के सामने लेके आओ और मैंने जैसा कहा था उसके साथ वैसा ही किया था ना तुम लोगों ने। उस शख्स की आवाज सुनकर एक आदमी सामने आता है जिसका नाम ओलिवर था और वो अपनी धीमी सी मगर डरा देने वाली आवाज में कहता है, सर आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही उसके साथ किया है। अब तो वो इस लायक भी नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इतना कहने के बाद ओलिवर अपने एक आदमी को कुछ इशारा करता है। उसके इशारे को समझकर वो आदमी वहां से चला जाता है। चैप्टर 126 नरगिश हो तो नरक के दर्शन भी कर लो, किंग ऑफ हेल चित्रांग थॉमस। कुछ देर बाद वो आदमी एक लड़की को घसीटते हुए लेके आता है और चेयर पर बैठे शख्स के पैरों के पास जोर से धक्का देता है, जिससे वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती है और उसके कदमों में गिर जाती है। उसके बाद वो आदमी फिर से जाके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। उस लड़की की हालत बहुत ही बुरी थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और जगह जगह से उसकी बॉडी से खून भी रिस रहे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल अपना दम तोड़ने वाली हो। ओलिवर उस लड़की को देखते हुए चेयर पर बैठे हुए शख्स से कहता है, मास्टर
इसके साथ क्या करना है? फिर उसके बगल में खड़े शख्स को देखते हुए कहता है, मास्टर जॉनी सर ने हमें जैसा कहा था हमने इस लड़की के साथ ऐसा ही किया है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके बाद आप बताएंगे कि इसके साथ क्या करना है। ओलिवर की बात सुनकर वो शख्स अपनी स्टील ब्लू आंखों में आग लिए एक नज़र उस लड़की को देखता, फिर अपने साइड खड़े शख्स जो कोई और नहीं बल्कि चित्रांग का असिस्टेंट जॉनी ही था, और वो दूसरा खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि पीटर था। अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि चेयर पर बैठा शख्स कौन होगा। देखते हुए अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसे यहाँ क्यों लाए हो? उस शख्स जो कोई और नहीं बल्कि चित्रांग था, उसकी बात सुनकर जॉनी कहता है, बॉस मैंने आपको बताया था न कि खुराना मेंशन में एक लड़की बिग सिस्टर को पीछे से धक्का देने वाली थी, तो ये वही है और आपको पता है इसने बिग सिस्टर को। इतना कहने के बाद वो सारी बातें याद करते हुए चित्रांग को एक एक कर बताने लगता है। बॉस मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने गया था, और जब मैं किचन के पास पहुंचा तो मुझे बिग सिस्टर की आवाज आई, तो मैं जल्दी से जाके देखने लगा तो इस लड़की ने उन्हें कहा कि वो बस किसी की रखेल ही बन सकती है और कुछ भी नहीं। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं जैसे ही इसे सबक सिखाने वाला था कि उसके पहले ही बिग सिस्टर ने इसे थप्पड़ मार दिया। फिर वहां जो भी हुआ था उसे जॉनी चित्रांग को एक एक कर बताने लगता है और अंत में कहता है, जब बिग सिस्टर किचन में जाने लगती है तो ये उन्हें पीछे से धक्का देने जाती है, जिसे देखकर मैं डर गया था कि बिग सिस्टर को चोट न लग जाए, और मैं तुरंत आगे बढ़ के इस लड़की को पकड़ लेता हूँ। उसके बाद पीटर को कॉल करके ओलिवर को मेंशन के बाहर बुलाने को कहकर उसे वहां पर अपने पास बुलाता हूँ। फिर हम दोनों सबसे छुपते छुपाते इस लड़की को ओलिवर के पास लेके आते हैं, और इसे मैंने सबक सिखाने के लिए ओलिवर से कहा था। फिर मैंने जब इसके बारे में पता किया तो मुझे बस इतना ही पता चला, इसका नाम नरगिस है और ये 1 साल से वहां पर काम कर रही है, और जब से बिग सिस्टर यहाँ आई है उन्हें बस परेशान करती है और अपने सारे काम उन्हें घर से निकलवा देने की धमकी देके करवाती है। और एक बात, इतना कहते कहते जॉनी रुक जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस होती है, तो वो उस ओर देखता है तो वो खुद को चित्रांग को घूरते हुए पाता है और उसकी गहरी नजरों को सहम जाता है और अपने थूक गटकते हुए कहता है, ये जीजा जी को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। जॉनी की सारी बातें सुनकर वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया था। इतना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे सकती थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए चित्रांग की गुस्से से भरी आवाज आती है, तुम 2 कौड़ी की लड़की और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी सिस्टर को रखेल कहा। लगता है तुम्हें बहुत पता है उसके बारे में। वो लड़की जो जॉनी की बात सुनकर हैरान हो गई थी, उसे कहीं न कहीं समझ आ गया था कि ये लोग सिया से रिलेटेड है, लेकिन चित्रांग की बात सुनकर वो लड़की जो कोई और नहीं बल्कि नरगिस ही थी, वो घबराते हुए अपनी डरी सहमी हुई आवाज में कहती है, तुम कौन हो और तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मैं तो तुम सबको जानती भी नहीं हूँ। नरगिस की बात सुनकर चित्रांग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे जानो। फिर किसी सनकी की तरह बिहेव करते हुए कहता है, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर को बहुत परेशान किया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इतना कह वो अपनी चेयर पर से उठ जाता है और अपने एक पैर को उठाकर नरगिस के हाथों पे रख देता है। उसके ऐसा करते ही नरगिस की दर्द भरी चीख उस विला में गूंज उठती है। आह! उसकी चीख का किसी पर कोई असर नहीं होता है। फिर चित्रांग नरगिस को अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मेरी सिस्टर को कोई एक नजर उठाकर देख लेता है तो मैं उसकी जान ले लेता हूं, और तुमने तो उन्हें मारने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती हो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। कहते हुए वो अपना पैर नरगिस के हाथ पर से उठा लेता है। उसकी आवाज ऐसी थी जो अच्छे अच्छों की रूह कपा दे। फिर तो नरगिस एक मामूली सी लड़की थी। चित्रांग वहां मौजूद आदमियों को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि सारे उसके ही गार्ड्स थे। उन्हें देखते हुए कहता है, इसके जख्मों पर लाल मिर्च पाउडर लाके छिड़को। फिर नरगिस को देखते हुए उससे कहता है, नरगिस हो तो नरक के दर्शन भी कर लो। उसकी बात सुनकर नरगिस रोते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अब से मैं उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। उसकी बात जैसे ही पूरी होती है वैसे ही एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है।
और उसे थप्पड़ कोई और नहीं बल्कि चित्रांग मारता है। जैसे ही चित्रांग नरगिस के मुंह से सिया के लिए उस लंग की सुनता है, उसका पारा हाई हो जाता है और वो तुरंत अपने ऑडियो के बल बैठकर नरगिस के बालों को पीछे से बहुत ही बेरहमी से पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है। उसका थप्पड़ इतना तेज था कि एक ही थप्पड़ में नरगिस का सर घूमने लगता है और उसके गाल एकदम सुन्न हो जाते हैं, साथ ही उसके होठों से खून भी बहने लगता है। फिर गुस्से से चीखते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को लंकी कहने की? तुम जानती भी हो वो किसकी बहन है? वो मेरी बहन है। किंग ऑफ हेल चित्रांग थॉमस की बहन है। नरगिस जैसे ही चित्रांग के मुंह से सुनती है कि वो किंग ऑफ हेल है तो उसका शरीर पूरा जम जाता है और धीरे से बड़बड़ाती है, किंग ऑफ हेल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये झूठ है, तुम वो नहीं हो सकते हो। नरगिस ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा हो कि चित्रांग ने जो कहा वो सच है। उसकी शकल देखकर ओलिवर अपने मन में कहता है, भले ही मास्टर की उम्र कम है लेकिन रियल में मास्टर ही किंग ऑफ हेल है, और किंग ऑफ हेल कौन नहीं जानता है। तुमने तो किंग ऑफ हेल को नाराज किया है तो तुम उनकी सजा से बिल्कुल भी नहीं बच सकती हो। और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि किंग ऑफ हेल अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता है, और एक बार जिससे गलती हो जाती है तो उसे वो सिर्फ मौत की ही सजा देते हैं। चैप्टर 127 चित्रांग की रियल आइडेंटिटी। इसके साथ वही करो जो एक रखेल के साथ किया जाता है। किंग ऑफ हेल एक ऐसा नाम था जिसके बारे में सिर्फ लोगों ने सुना था, उसे देखा नहीं था। वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अगर उसे कोई धोखा देता या देने की कोशिश करता तो उसे वो बहुत ही बेरहमी में मार देता था, उसे दुनिया से अलविदा कर देता था। इसी के साथ साथ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। अगर किसी ने उसके साथ बिजनेस में चिट किया तो वो उसके सारे बिजनेस को एक पल में ही राख में मिला देता था, और उसके साथ उसे भी। वो पूरी इटली पे राज करता था। लोगों का कहना था कि वो इटली का प्रिंस है, लेकिन उसकी क्रूरता को देखकर उसे ये टाइटल मिला था किंग ऑफ हेल। वो इटली का प्रिंस चित्रांग थॉमस था जिसका खौफ पूरी इटली में था, लेकिन असल में उसे इटली के प्रिंस को किसी ने नहीं देखा था। वो कैसा दिखता है ये भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो जब भी सामने आता था तो अपने पूरे फेस को मास्क से छुपा के रखता था, और जिसने भी उसे देखा था उन्हें उसके बारे में लोगों को बताने का अधिकार नहीं था। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोचता भी था तो उसी वक्त अपनी सांसें गंवा देता था। इसलिए वहां के लोगों का मानना था कि उनका प्रिंस किसी माफिया से कम नहीं था। ओलिवर नरगिस को देखते हुए चित्रांग के बारे में याद कर खुद में खोया हुआ ही था कि तभी उसे एक गार्ड की आवाज आती है जो चित्रांग से कह रहा था, मास्टर मिर्ची पावडर। उस गार्ड की बात सुनकर चित्रांग नरगिस को देखता है जो उस गार्ड के बोलते ही उसे ही अपनी सहमी नजरों से देख रही थी। चित्रांग नरगिस को धक्का देके उससे दूर हो जाता है और गार्ड्स को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, और तुरंत ही दो गार्ड्स आके नरगिस के हाथों को बहुत ही बेरहमी से पकड़ लेते हैं, और दो गार्ड लाल मिर्च पाउडर उसके जख्मों पर बहुत ही बेरहमी से रगड़ने लगते हैं। उनके ऐसा करते ही नरगिस को अपने जख्मों में बहुत तेज जलन होती है, जिसे वो जरा से भी सहन नहीं कर पाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। साथ ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं, और रोते हुए ही वो उनसे खुद को छुड़ाने भी लगती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती है। जब उसे लगता है वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगी तो वो खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मैं तो जानती भी नहीं हूं तुम सबको। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे सभी हटलेस थे। उन्हें किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने मास्टर की ही बातें सुना करते थे, उसके अलावा किसी की भी नहीं। वो बस वही किया करते थे जो उनके मास्टर उन्हें करने के लिए कहते थे। उसके बाद वो अगर किसी की बात सुना करते थे तो अपने मास्टर के तीन खास लोग, जॉनी, पीटर और ओलिवर, जो सभी बॉडीगार्ड्स का हेड बॉडीगार्ड था, उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुना करते थे। गार्ड्स नरगिस के चोटों पर लाल मिर्च पाउडर लगाने के बाद उसे छोड़ देते हैं और कुछ दूरी पर जाके फिर से किसी पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं। उनके छोड़ते ही नरगिस फर्श पर गिर जाती है और उसी तरह दर्द से छटपटाते हुए फर्श पर अपने हाथ पैर चलाते हुए चिल्लाने लगती है। उसे इस तरह देखकर चित्रांग के होठों पर शैतानी मुस्कान खिल जाती है, साथ ही उसके पीछे खड़े जॉनी और पीटर के भी।
लेकिन ओलिवर बहुत ही गंभीर होके घूरकर नरगिस को अपने ब्लैंक फेस के साथ देखते हुए कुछ सोच रहा था। नरगिस से जब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश हुआ देखकर चित्रांग कहता है, तुम तो बहुत कमजोर निकली, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। इतना कह वो ओलिवर से कहता है, इसे होश में लाओ, अभी तो इसकी सजा मैंने दी ही नहीं। चित्रांग की बात सुनकर ओलिवर तुरंत कहता है, यस मास्टर। फिर मुड़कर गार्ड से कहता है, इसे टॉर्चर रूम में लेके चलो। उसकी बात सुनकर गार्ड्स अपना सर हाँ में हिलाकर बेहोश पड़ी नरगिस को उठाकर उसे कुछ देर पहले जहां से लाए थे वहीं लेके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओलिवर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ चित्रांग से कहता है, आइए मास्टर। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपने कदम टॉर्चर रूम के ओर बढ़ा देता है और उसके पीछे जॉनी पीटर और ओलिवर भी चलने लगते हैं। गार्ड्स नरगिस को लाके एक चेयर पर जिसपे बहुत से ही वायर लगे हुए थे उसी पर बैठाकर बहुत ही टाइट उसके हाथों और पैरों को चेयर से बांध देते हैं। वो जैसे ही उसे बांधकर दूर हटते हैं वैसे ही उस रूम में चित्रांग और उसके पीछे जॉनी पीटर और ओलिवर भी आ जाते हैं। फिर एक गार्ड एक स्विच ऑन करता है जिससे चेयर पर बैठी नरगिस को बहुत तेज करंट लगने लगता है और उसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलकर चेयर पर से उठने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। करंट लगने की वजह से वो जोर से चीखती है, बचाओ मुझे। उसे होश में आया हुआ देखकर गार्ड जल्दी से स्विच ऑफ कर देता है। उसके स्विच ऑफ करते ही नरगिस जो अभी तक करंट लगने के वजह से बहुत हिल रही थी उसका हिलना बंद हो जाता है। चित्रांग आगे बढ़ के उसके बालों को बहुत ही बेरहमी से पकड़ते हुए नरगिस के आंसू से भरी आंखों में अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी सिस्टर को रखेल कहने की? तुम पता है वो किसकी सिस्टर है? वो मेरी सिस्टर है। और मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ इटली का प्रिंस चित्रांग थॉमस हूँ। तुमने मेरे बारे में नहीं सुना होगा लेकिन तुमने किंग ऑफ हेल के बारे में तो सुना ही होगा ना, वही हूँ मैं। और तुमने जिसे चोट पहुंचाई है और जिसे बार बार जलील करती हो वो मेरी सिस्टर है। उसकी इंसल्ट यानी किंग ऑफ हेल की इंसल्ट, और जो मेरी इंसल्ट करते हैं उन्हें मैं तड़पा तड़पा के मारता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें खुद से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कह वो बहुत तेज तेज से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस माहौल को और भी भयानक बना रही थी। एक पल के लिए तो उसके गार्ड्स भी डर जाते हैं उसकी हंसी सुनकर, लेकिन वो जानते थे उनका मास्टर के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। चित्रांग अचानक से चुप हो जाता है, फिर नरगिस के मुंह को बहुत ही बेरहमी से दबाते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें रखेल कहने का, तो क्यों ना तुम्हें ही रखेल बना दिया जाए। इतना कह वो उसके मुंह को झटक देता है। फिर ओलिवर की ओर देखकर बहुत गंभीर होकर कहता है, इसके साथ वही करो जो एक रखेल के साथ किया जाता है, और तब तक इसे मत छोड़ना जब तक ये अपने सांसें लेना ना छोड़ दे। और जब ये मर जाए तो इसकी लाश को जंगल में फेंक देना ताकि भूखे जंगली जानवरों का भी पेट भर जाए। उसके बाद अपने गार्ड्स को देखते हुए कहता है, लेट्स एंजॉय एवरीवन। उसकी बात सुनकर नरगिस समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और उसका एहसास होते ही नरगिस बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी के साथ जोर जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सब एक एक कर उस रूम में से निकल जाते हैं। चैप्टर 128 वो जिंदा बची तो तुम लोग नहीं बचोगे। डाइवोर्स। करीब 5 मिनट बीते ही थे कि तभी वहां पर 2 बॉडीगार्ड्स अपने साथ 5 से 6 आदमी जो दिखने में शराबी गुंडे मवाली जैसे लग रहे थे उन्हें लेके आते हैं। उन आदमियों को देखकर ओलिवर उन्हें जिस रूम में नरगिस को रखा गया था वहां लेके जाते हुए कहता है, तुम सबको पता है न क्या करना है उस लड़की के साथ, और तुम लोग उसके साथ चाहे जैसे पेश आना, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें। लेकिन उसके बाद वो जिंदा बची तो तुम लोग नहीं बचोगे। कहते हुए वो उन्हें अंदर जाने के लिए बोल के वो भी हाल में आ जाता है। ओलिवर के जाते ही वो 5-6 आदमी एक साथ रूम में इंटर करते हैं। उसके बाद वो सामने चेयर पर बंदी नरगिस को देखने लगते हैं और उन्हीं में से एक आदमी दूसरे आदमी से नरगिस को देखते हुए कहता है, भाई आज तो अपन लोग के मजे ही है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नरगिस इतने सारे लोग को देखकर डरते हुए कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?
और तुम लोगों का मतलब क्या था? उसकी बात सुनकर एक आदमी नरगिस के पास आते हुए कहता है, अरे तुझे क्या लगता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर वो आदमी नरगिस के गालों को छूते हुए कहता है, हम लोग यहाँ अपनी प्यास बुझाने आए हैं, क्योंकि हमें कहा गया है यहाँ पर एक रखेल रहती है जो सबकी प्यास बुझाकर उन्हें खुश कर देती है, इसलिए हम लोग आए हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद एक एक कर सब नरगिस के पास आके उसके हाथों और पैरों को खोलने लगते हैं। नरगिस उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उनसे कहती है, नहीं ये सब झूठ है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो तुम लोग और ये से मुझे जाने दो। नरगिस की बात सुनकर एक आदमी उसके बालों को पकड़कर कहता है, तुम सब लोग खुद से वही काम करते हो, फिर जब हम जैसे लोग आते हैं तुम्हारे सामने तो शरीफ बनने का नाटक करती हो, और इसी के आड़ में न जाने कितने अमीर जादों का बिस्तर गरम करती हो। इतना कह वो नरगिस को चेयर पर से धक्का दे देता है, जिसके बाद वो फर्श पर गिर जाती है। फिर सभी आदमी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। उसी विला के हाल में चित्रांग अपनी किंग साइज सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने लगे सोफे पर जॉनी पीटर और ओलिवर बैठे हुए थे। उन्हें तभी उनके कानों में नरगिस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस रूम का डोर थोड़ा से खुला हुआ था, जिस वजह से उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। अगर रूम अच्छे से बंद रहता तो उसकी आवाज उस कमरे तक ही सीमित रहती, क्योंकि इस विला में जितने भी रूम थे सभी साउंड प्रूफ थे। उसकी आवाज कान में जाते ही जॉनी अपने मन में कहता है, तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी बिग सिस्टर को रखेल बनाने का, तो अब उसका अंजाम भी भुगतो। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरे आदमी को देखने का, तो अब ऊपर जाके आराम से देखती रहना, क्योंकि जिन्हें तुम देखती हो उन्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बिग सिस्टर का है। और जब तक मेरी बिग सिस्टर और जीजा जी का डाइवोर्स नहीं हो जाता है तब तक जीजा जी सिर्फ मेरी बिग सिस्टर के ही रहेंगे। जॉनी खुद में खोया हुआ ही था कि तभी उसके कानों में चित्रांग की बेहद कठोर और रूह कपा देने वाली आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और सामने की ओर देखने लगता है। चित्रांग ओलिवर से कहता है, और कुछ पता चला उनके बारे में? उसकी बात को समझते हुए ओलिवर कहता है, यस मास्टर, हमें एक और बात पता चली है मिस्टर खुराना के बारे में। उनका यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट विला है, और उस विला के बारे कुछ खास लोगों को ही पता है, जैसे उनके असिस्टेंट, उनका बॉडीगार्ड और उनके सबसे खास आदमी वीर को। उसके अलावा किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी नहीं पता है। लेकिन उनकी फैमिली को पता है कि उनका एक विला है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा रहा करते हैं, लेकिन वो विला कहाँ है, किस जगह है और कैसा दिखता है, ये किसी को भी नहीं पता है। मास्टर, सबसे खास बात यह है कि उस विला में बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां पर दुनिया भर की सबसे लग्जरियस स्पोर्ट्स बाइक और कारें रखी हुई है, क्योंकि मिस्टर खुराना को बाइक राइडिंग करना और रेस लगाना बहुत पसंद है, और इसलिए उन्होंने अपने प्राइवेट विला में इतनी सारी बाइक और कारों का कलेक्शन रखा हुआ है। उस विला में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि उस विला के साफ सफाई के लिए सर्वेंट भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी चीजों पर किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है। उस विला की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, और उनके रहते वहां एक परिंदा भी पर नहीं रख सकता है, क्योंकि वहां मौजूद हर एक चीज मिस्टर खुराना के पसंद की है, और उसके लिए वो बहुत ही पोसेसिव है। पहले वो अक्सर वही रहा करते थे। खुराना मेंशन बहुत कम जाया करते थे, लेकिन करीब 8 महीनों से उन्होंने वहां कदम भी नहीं रखा है, और वो तब से ही खुराना मेंशन में रहते हैं। उस विला से थोड़ी ही दूरी पर एक और छोटा सा हाउस है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स के जरूरत की चीजों को रखा गया है। उस पार्किंग में रखी बाइक और कारों के देख रेख के लिए भी अलग से लोगों को रखा गया है, और वो भी उसी हाउस में रहते हैं। ओलिवर इतना कह चुप हो जाता है। चित्रांग, जो ओलिवर की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, उसके चुप होते ही वो बहुत ही गंभीर होकर पूछता है, और भी कुछ है? जिसके जवाब में ओलिवर अपना सर नामे हिला देता है। उसके जवाब को सुनकर चित्रांग कुछ भी नहीं बोलता है। पीटर ओलिवर की बातों को सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो जीजा जी को बाइक और कार रखना बहुत पसंद होता, इसलिए वो उसके लिए इतना सब कुछ करता और बिग सिस्टर को पूछता भी नहीं। बॉस सच कहती, जीजा नहीं वो जल्लाद जीजा होता। तभी सभी के कानों में चित्रांग की आवाज आती है, जो उन्हें कुछ करने के लिए ऑर्डर देता और उन्हें कैसे करना है ये भी बताता है।
चित्रांग की बात सुनकर सबकी भावें सिकुड़ जाती है और उन्हें समझ नहीं आता है वो क्या करे, लेकिन उनके मास्टर ने उन्हें ऑर्डर दिया है तो उन्हें उससे पूरा करना ही होगा, उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ता है। और फिर ओलिवर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, आपका काम हो जाएगा मास्टर। और जैसे हमने पिछली बार फार्म हाउस, घर और होटल को ब्लास्ट करके एक भी सबूत नहीं छोड़ा था, वैसे ही इस बार भी होगा। ओलिवर की बात सुनकर चित्रांग एक डेविल स्माइल करता है। उसके बाद वो अपनी वॉच में टाइम देखता है तो रात के 1 बजने वाले थे, जिसे देखकर वो जॉनी और पीटर को कुछ इशारा करता है, फिर खुद भी अपनी जगह से उठ जाता है और विला से बाहर निकलने वाले डोर के ओर अपना कदम बढ़ाने लगता है। उसके उठते ही सभी लोग अपनी जगह से उठ जाते हैं और उसके पीछे वो भी विला से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर खुराना मैंशन, 3rd फ्लोर, वैदिक का रूम। सिया को बेड पर लेटाने के बाद वैदिक सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है और वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है और आवाज को सुनकर वो जैसे ही आवाज की दिशा में देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। चैप्टर 129, इचिंग पाउडर। सिया को हुई एलर्जी। वैदिक अपने काम में इतना खो गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता है। वैदिक अपने काम में खोया हुआ ही था कि तभी उसके कानों में चुड़ियों के खनके की और पायलों के छनकने की आवाज आती है जो बहुत ही तेज थी। उस आवाज को सुनकर वैदिक को डिस्टर्बेंस होने लगती है और वो उस ओर बहुत ही गुस्से से देखता है तो उसे सिया बेड के सिरहाने से लगकर बैठी हुई नजर आ रही थी, जो अपने एक हाथ से अपने गर्दन को खुजला रही थी तो कभी अपने हाथ, फिर तुरंत अपने कंधे को और अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर रगड़ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था और उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वैदिक पहले जो गुस्से से उस ओर देखता है, लेकिन सिया को इस तरह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैदिक बिना एक पल की देरी किए बगैर अपने लैपटॉप को साइड करता है और तुरंत ही उठकर सिया के पास चला जाता है। सिया जो आराम से नींद में सोई हुई थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में बहुत तेज जलन और खुजली हो रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में और भी तेज जलन होने लगती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर खुद को खुजलाने लगती है। सिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पूरे शरीर में चींटियां काट रही है। उसे इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। सिया से जब और रहा नहीं जाता है तो वो आराम से उठकर बेड के सिरहाने से अपना सर लगाकर खुद की बॉडी को बहुत ही तेज तेज खुजलाने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां शोर करने लगती और उस शोर को सुनकर के वैदिक का भी ध्यान सिया के ऊपर चला जाता है। वैदिक सिया के पास जाकर देखता है तो वो खुद को किसी पागलों की तरह खुजला रही थी और जिसके कारण उसके गर्दन, गालों और हाथों पर रेड रेड छोटे छोटे दाने जैसा उभर आया था। वैदिक सिया को इस तरह देखकर घबरा जाता है और घबराए हुए ही कहता है, जान क्या हुआ तुम्हें? सिया वैदिक को कोई जवाब नहीं देती है। वो अपनी नीली आंखों से एक नजर वैदिक को देखती है, उसके बाद वो फिर से बेकाबू होकर खुद की बॉडी को रफ करने लगती है और उसी के साथ उसके आंखों से आंसू भी बिना रुके लगातार गिर रहे थे। सिया के चेहरे पर इस समय बेशुमार दर्द झलक रहा था, जिसे वैदिक भी महसूस कर लेता है और वो बिना एक पल और देर किए तुरंत बेड पर बैठ जाता है और सिया के गालों को प्यार से सहलाते हुए एक बार फिर से उससे पूछता हूँ, जान तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह से खुद को क्यों रफ कर रही हो? कहते हुए उसकी नजर सिया के गर्दन पर पड़ती है जहां पर रेड कलर के छोटे छोटे दाने थे और उनमें से हल्का हल्का खून भी रिस रहा था, क्योंकि सिया ने अपनी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए थे। सिया खुद की बॉडी को उसी से रफ करते हुए अपनी रोनी सी आवाज में कहती है, हमें हमारे पूरे शरीर में इचिंग हो रही है और वो भी बहुत ज्यादा हो रही है और उसी के साथ वो और भी तेज से शिशकने लगती है। उसकी बात सुनकर वैदिक सिया को ध्यान से देखने लगता है और उसी तरह से देखते हुए खुद से कहता है, क्या जान को किसी चीज से एलर्जी हुई है? वैदिक अभी अपने में गुम ही था कि तभी उससे भी अपने पैरों में जलन और इचिंग महसूस होने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपना पूरा ध्यान सिया के ऊपर लगा देता है। वैदिक सबसे पहले सिया के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, क्योंकि सिया ने खुद को खुजलाने के चक्कर में अपने नाखून को अपने हाथों में अपने गर्दन में चुभा लिया था और अब वहां से हल्का हल्का खून निकलने लगा था।
वैदिक सिया के हाथ को पकड़ लेता है तो सिया उससे अपने हाथों को छुड़ाने के लिए मचलने लगती है और उससे कहने लगती है, हमारे हाथ को छोड़िए, हमें बहुत तेज इचिंग हो रही है। कहते हुए वो बेड के सिरहाने पर ही अपना सर इधर से उधर करने लगती है। लेकिन वैदिक उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, जान मेरी तरफ देखो। उसकी बात सुनकर भी सिया कुछ नहीं कहती है। उसे इस वक्त बस अपनी बॉडी में हो रही इचिंग के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैदिक सिया से कहता है, जान तुम इस तरह से खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती हो, देखो तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। वैदिक इतना कहते कहते रुक जाता है क्योंकि उसे भी अब अपने शरीर पर थोड़ी जलन और इचिंग महसूस होने लगती है, जिसे महसूस कर उसकी आंखें में अजीब से भाव आ जाते हैं और वो सिया के हाथों को छोड़ के तुरंत ही बेड से उठ जाता है। उसके बाद वो ब्लैंकेट को उठाकर अपने नाक के पास ले जाता है तो उसे उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसे महसूस कर वैदिक एक झटके के साथ पूरी ब्लैंकेट को उठाकर फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद वो बहुत ही ध्यान से पूरे बेड को एक्सप्लोर करने लगता है और वो जैसे ही अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ता है तभी उसके पैरों के नीचे कुछ सीसी जैसे कुछ आता है, जिसे महसूस कर वैदिक झुककर उस सीसी को उठाकर उसे देखने लगता है, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में इचिंग पाउडर लिखा हुआ था, जो किसी के साथ फ्रेंड करने के लिए होता है। अगर ये किसी के बॉडी पर गिर जाए तो उसे बहुत तेज खुजली होने लगती है। उस सीसी पर लिखे नाम को पढ़कर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो उसी तरह से खुद से कहता है, किसी इतनी हिम्मत हो गई है जिसने ऐसी गलती की है। लेकिन वैदिक को क्या पता था कि चित्रांग ने इस पाउडर का इस्तेमाल उसके लिए ही किया था। उसे लगा था कि वैदिक यहीं पर सोता है, इसलिए उसने पूरे बिस्तर और ब्लैंकेट पर उस पाउडर को छिड़क दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि सिया भी उसी बेड पर ही सोती है और इसलिए उसका प्लान फेल हो जाता है और उसका ये प्लान सिया पर भारी पड़ जाता है। चैप्टर 130 वैदिक और सिया एक साथ आए शॉवर के नीचे। वैदिक इचिंग पाउडर के सीसी को देखकर समझ जाता है कि सिया ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, उसे इस पाउडर के वजह से एलर्जी हुई है। उसके बाद वो उस सीसी को तुरंत फेंककर सिया को देखता है, जो अब खुद को और भी बुरी तरीके से खुजला रही थी और उसी के साथ उसकी बॉडी भी शिविर करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें जल्द ही रुक जाएगी, क्योंकि सिया अपने बॉडी में हो रही इचिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बस लगातार खुद के बॉडी को बेरहमी से रफ करते हुए रोए जा रही थी, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी। वैदिक सिया को इस तरह देख बिना एक पल भी जाया किए हुए सीधे अपने बाहों में उठा लेता है। उसके बाद वो अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा देता है। वैदिक बाथरूम में आके सीधे सिया को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और खुद भी उसके साथ ही खड़ा हो जाता है। उसके बाद वैदिक अपने एक हाथ से सिया के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे वो खुद को और रब न कर पाए, और अपने दूसरे हाथ से शावर ऑन कर देता है। शावर ऑन होते ही उसमें से ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिरने लगता है और दोनों ही ठंडे पानी से भीगने लगते हैं। वैदिक एक तक सिया के फेस को ही देख रहा था, जो पहले तो उससे अपने हाथ को छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता है वो कौंप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी इचिंग धीरे धीरे कम हो रही है और फिर वो खुद के हाथ को छुड़ाना बंद कर देती है। लेकिन सिया को अब ऐसा लगने लगता है जैसे अब उसके अंदर ताकत ही नहीं बची है कि वो अपने सहारे खड़ी हो सके। ये महसूस होते ही सिया खुद को ढीला छोड़ देती है और अपना सारा भार वैदिक के ऊपर छोड़ अपना सर वैदिक के सीने पर रख देती है। सिया के ऐसा करते ही वैदिक उसे अच्छे से पकड़ लेता है, लेकिन सिया के निकले हुए पेट की वजह से वैदिक उसे पूरी तरह से अपने बाहों में नहीं भर पा रहा था। कुछ देर बाद जब सिया को राहत मिलती है तो वो अपना सर उठाकर वैदिक को देखती है, जो एक तक उसे ही देख रहा था। सिया के ऊपर देखते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और दोनों ही बिना कुछ कहे शॉवर के नीचे खामोशी लिए एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। दोनों के ही कपड़े भीगने की वजह से उनकी बॉडी से चिपक गए थे, जो उन्हें और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वैदिक के सिया के फेस को देखते हुए बहुत ही आराम से पूछता है, जान अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अभी भी इचिंग हो रही है? वैदिक की बात सुनकर सिया अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी हमें हल्का हल्का जलन हो रही है। इतना कहते कहते सिया अपना सर झुका लेती है।
वैदिक सिया को अपना सर झुकाते हुए देखकर बहुत ही प्यार से कहता है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। इतना कह वैदिक अपने एक हाथ से सिया को पकड़ लेता है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से बहुत ही आराम से सिया के फेस को हल्के हल्के रब करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही वो सिया के हाथों पर भी रब करने लगता है। वैदिक ये सब बहुत ही आराम से कर रहा था, वही सिया उसके इस रवैये को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वैदिक को जानती ही नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा जिस तरह से व्यवहार करता था उसके विपरीत ही आज वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। सिया गौर से वैदिक के चेहरे को देखने लगती, जो बहुत ही केयरफुली उसे साफ कर रहा था, और इसी तरह दोनों शावर के नीचे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। करीब 30 मिनट बाद वैदिक को सिया का शरीर कांपता हुआ महसूस होता है, और ये महसूस करते ही वैदिक खुद से कहता है, ओह सीट, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि जान को ठंडे पानी से शॉवर लेने पर फीवर हो जाता है। और ये याद आते ही वैदिक तुरंत शावर बंद कर देता है। उसके बाद सिया को देखते हुए पूछता है, जान, आर यू ओके? जिसके जवाब में सिया कुछ भी नहीं बोलती है, और वो एक नज़र खुद को देखती है तो पाती है उसके पूरे कपड़े गीले हो के उसके शरीर से चिपक गए थे, जिस वजह से उसके शरीर की बनावट अच्छे से देखी जा सकती थी, जिसे देखकर सिया का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वैदिक को सिया से जवाब न मिलने पर उसे ही देखने लगता है, और जब वो सिया के लाल हो चुके गालों को देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि सिया के गाल इतने लाल क्यों हो गए हैं। सिया वैदिक की इंटेंस नजरों को अपने ऊपर महसूस कर थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है। जब उससे और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वैदिक से दूर हटकर अपना 2 कदम पीछे कर लेती है और जल्दी से अपनी पीठ वैदिक की ओर कर खड़ा हो जाती। वैदिक सिया को खुद से नजरें चुराते हुए देखकर कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो सिया को अपने हाथों से खुद को छिपाते हुए देख लेता, और वो कहते हुए अपने कपड़े को भी आगे की ओर खींच रही थी, जिसे वैदिक देख लेता है। सिया को ऐसा करते देख उसे समझ आ जाता है वो उसके सामने इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, और इस बार वो कुछ भी नहीं कहता है। वैदिक पास में पड़ा एक व्हाइट कलर का बाथ रोब उठाकर सिया के ओर बढ़ाते हुए कहता है, जान, इसे लो और अपने कपड़े यही चेंज कर इसे पहन लो, मैं बाहर चेंज कर लेता हूँ। इतना कह वैदिक एक नज़र सिया को ऊपर से नीचे तक देख बाथरूम में से निकलकर सीधे कॉलेजेट रूम के अंदर चला जाता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।